बीपीएससी टीआरई 4.0 कक्षा 9-10 के लिए सामाजिक विज्ञान का सेट है, जो कि 13 सेट इतिहास हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। 13 सेट इतिहास पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, जिसे कि आप पीछे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। और 13 सेट ये जो राज्य व्यवस्था है उसमें हम 8 तक पढ़ा चुके हैं। आज हम सेट 9 पढ़ाने जा रहे हैं। सेट कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं? 9 पढ़ाने जा रहे हैं। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न राज्य व्यवस्था का ये प्रश्न 111 क्या कह रहा है देखिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 तहत प्रावधिक उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान था? तो कुल 4 उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों की उपस्थिति का? तो कुल 4 न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान था। कितने? 4 न्यायाधीश की उपस्थिति का प्रावधान था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश से होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। जिसमें क्या होंगे? एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे 1774 में जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। और जो 3 न्यायाधीश थे लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड थे। 3 कौन कौन थे? लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड थे। और जो मुख्य न्यायाधीश थे वो वे कौन थे? एलिजा एम्पे थे। कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी की उपस्थिति थी? 4 की थी। एक मुख्य न्यायाधीश जो कि एलिजा एम्पे बने और 3 अन्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 112 कह रहा है, सुधार अधिनियम 1786 से संबंधित मुख्य बातें निम्न में से कौन सी है? सुधार अधिनियम 1786 से संबंधित मुख्य बातें। गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय पर वीटो का अधिकार दिया गया। हाँ, यह दिया गया था 1786 के अधिनियम से। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति भी दी गई थी। हाँ, ये भी दी गई थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राज्य व्यवस्था से देने का प्रावधान किया गया था। हाँ, यह तीनों का तीनों सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 113 है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया? तो किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1833 के अधिनियम द्वारा किया गया। किस अधिनियम द्वारा? 1833 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पद था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। बंगाल का जो पद था गवर्नर जनरल का, उसे पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल पद का नाम, पहले 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे गवर्नर जनरल पहले होते थे। तो 1773 एक्ट के तहत बंगाल पद का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था? पहले गवर्नर जनरल होते थे, तो 1773 एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया था। फिर भारत शासन अधिनियम 1833 आया, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट से क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पद था उसे क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और फिर जब 1858 का एक्ट आया, उसमें भारत के ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद से क्या किया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। 1858 के एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को क्या किया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। प्रश्न संख्या 114 है
किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को भारतीय विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया है? तो किस अधिनियम से दिया गया है? तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को भारतीय विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया? एक भारत में विधि आयोग गठित होगा, यह अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया गवर्नर जनरल को? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दिया गया। किस चार्टर के द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया। प्रश्न संख्या 115 है, किस अधिनियम से प्रथम बार गवर्नर जनरल को अपने कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य रखने का उपबंध किया गया? भारतीय सदस्य भी रख सकते हैं। तो यह था भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत, जिसमें कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भारतीय सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य के रूप में उन्हें विधि सदस्य कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। किन्हें शामिल किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत भारतीय सदस्य रखने का उपबंध जब दिया गया तो किसे रखा गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। किसे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को रखा गया। प्रश्न संख्या 116 है, किस अधिनियम से प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रावधान प्रस्तुत किया गया? प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त, क्या कह रहा है? प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त शासन किस अधिनियम के तहत रखा गया? तो ये हो जाएगा ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन लागू किया गया। और 1935 के अधिनियम से प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त शासन लागू किया। 1935 के अधिनियम से प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त शासन लागू किया गया। प्रश्न संख्या 117 है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में राज्यों के 4 श्रेणियों को समाप्त किया गया? तो ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1956 में आया था। कब आया था? 1956 में आया था, जिससे भारत में राज्यों के 4 श्रेणियों को समाप्त करके 2 श्रेणी में बांटा गया। 4 श्रेणियों को समाप्त करके 2 श्रेणी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। क्या क्या? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, जिससे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1956 में क्या किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जो कि अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी तत्काल में है। प्रश्न संख्या 118 है, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन राज्य की नीति के निर्देशक तत्व 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जुड़ा है? तो किस संशोधन? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यह भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। उद्योग के प्रावधान में कर्मकारों का भाग लेना, ये भी 1976 द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, यह भी जोड़ा गया है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो आया था, उसे हम लोग लघु संविधान संशोधन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लघु संविधान भी कह सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा 42वां संशोधन द्वारा संविधान में इतना संशोधन किया गया कि उसे हम लघु संविधान भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 119 है, निम्न में कौन भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य नहीं है?
तो मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? तो देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, क्वेश्चन को देखना है क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो नहीं है तो ये तो है। उसके बाद बी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये सरकार का कर्तव्य है, इसलिए नहीं पूछ रहा है। तो हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करें। प्रश्न संख्या 120 है, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो यह अभिलेख अनुच्छेद 9 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 में है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 2 का शीर्षक नागरिकता है, उससे लिया गया। किस भाग किस में? अनुच्छेद 9 में है। और भाग किस में है? तो भाग 2 में है, भाग 2 के अनुच्छेद 9 में है। प्रश्न संख्या 121 कह रहा है, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी 121 नंबर, ये तो 20 हो गया, 121 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में समता के अधिकार का अनुच्छेद विस्तार निम्न में से कौन है? तो समता का अधिकार, समता का अधिकार किस में है? 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में। फिर स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? तो 19 से 22 में किस क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 19 से 22 में। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 32 में है। तो यहाँ पे पूछ रहा है समता का अधिकार। हमारे पास कितने अधिकार हैं? कुल 6 अधिकार हैं। समता का अधिकार, समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये समता का अधिकार किस में है? 14 से 18 में है। प्रश्न संख्या 122 है, किसने कहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिनका अपना कोई धर्म नहीं है और जो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है? यह किसने कहा है? तो ये कहा है डी बसु ने। किसने? दुर्गादास बसु ने कहा है। डी बसु ने कहा। किसने कहा है? दुर्गादास बसु ने कहा है। प्रश्न संख्या 123 है, किसने कहा है धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इससे उसको दिशा प्राप्त होती है? यह किसने कहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने क्या कहा है? धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इससे उसको दिशा प्राप्त होता है, जो कि हम लोग भी अपने लाइफ में देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये सबसे बड़ी संविधान, भारत का संविधान जो है, जो कि सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। भारत की संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और यूएसए का संविधान जो है, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। यूएसए का संविधान जो है विश्व का सबसे छोटा संविधान है। प्रश्न संख्या 125 है, शांति की समकालीन चुनौतियां हैं। शांति की समकालीन क्या चुनौतियां हैं भाई? देखते हैं। दबंग राष्ट्रों का अपना संप्रभुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन, ये शांति का समकालीन चुनौती ये तो आता है। आतंकवादियों द्वारा आधुनिक हथियारों एवं उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना, ये भी एक चुनौती ही है हमारे लिए। विश्व समुदाय की मुकदर्शिता, ये भी हमारे लिए चुनौतियाँ ही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 है,
इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया। कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 को किया गया था। कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 को किया गया था। किसके द्वारा? ओसामा बिन लादेन द्वारा, जिसे यूएसए ने 2011 में हत्या कर दी। ओसामा बिन लादेन द्वारा किया गया था। तो फिर ओसामा बिन लादेन की हत्या यूएसए ने कब किया? 2011 में जाकर के किया। प्रश्न संख्या 127 है, भारत में विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण हुआ। भारत में विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण कब हुआ? तो 1950 से 1960 दशक के बीच हुआ। भारत में विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण कब हुआ? 1950 से 1960 के दशक के बीच, जिसमें योजना आयोग लाया गया। उसी से विकास की अवधारणा का प्रारंभ हुआ। 128 नंबर प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। किसने किया था? समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। प्रश्न संख्या 129 है, संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो अनुच्छेद 124 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय। 124 में किसका व्याख्या किया गया है? उच्चतम न्यायालय का। अनुच्छेद 124 में किसका व्याख्या किया गया है? उच्चतम न्यायालय का। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 52 में किसका व्याख्या किया गया है? भारत के राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 5 किसके बारे में बताया गया है? उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 352 में किसके बारे में बताया गया? तो आपातकाल। 352 में किसके बारे में? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 2314 ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोडों को सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ कह रहा है प्लूटो। तो प्लूटो क्या? दार्शनिक राजा। प्लूटो क्या थे? एक दार्शनिक राजा थे। प्लूटो क्या थे? एक दार्शनिक राजा थे। राइल्स क्या थे? निष्पक्षता के रूप में न्याय देने वाले थे। राइल्स के बारे में क्या बोला जा सकता है? निष्पक्षता के रूप में न्याय। और बेंथम उपयोगितावाद। बेंथम किसको मानते थे? उपयोगितावाद का सिद्धांत दिए थे। और मार्क्स जो थे वह अतिरेक के मूल्य। मार्क्स क्या थे? क्या दिए थे? अतिरेक मूल्य का सिद्धांत दिए थे। तो इसका हो जाएगा बी नंबर 3412। इसका हो जाएगा 3412। प्रश्न संख्या 131 है, उसी तरह बोला जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए कोडों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं। वित्त आयोग। तो वित्त आयोग किस में दिया गया है? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग की चर्चा किस में है? अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन स्थिति जो कि आज तक भारत में लागू नहीं हुआ है, वह किस में होगा? अनुच्छेद 360 में दिया गया। वित्तीय आपातकालीन स्थिति किस में है? अनुच्छेद 360 में। और राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन की पहल, यह किस में दिया गया है? तो 312 में दिया गया है। किस में दिया गया? अनुच्छेद 312 में दिया गया है। और संवैधानिक संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है, जिसके तहत 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद तो फिर से और संविधान संशोधन हो ही रहा है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही होगा 4123। क्या हो जाएगा? 4123। प्रश्न संख्या 132 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया था? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर, यहाँ पे बिहार में पूछ रहा है, तो प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों का आधा 50% आरक्षित रहेगा। यह हम लोग को कब आरक्षण मिला?
तो 2006 में दिया गया। उसके बाद सेकंड है, तो ये तो सही है, इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित, ये भी दिया गया। आरक्षित स्थानों का 50% स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित, ये भी दिया गया। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि केंद्र में लागू नहीं है, सिर्फ बिहार पंचायत राज अधिनियम में लागू है। 133 नंबर प्रश्न है, 133 में कह रहा है ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है। तो ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना लगा सकता है। ये जो गांव में जब झगड़ा होता है तो ग्राम कचहरी का जो इसमें जो दंड दिया जाता है तो उसमें शक्ति की सीमा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वह क्या कर सकता है, अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना कर सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। प्रश्न ये, ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है सरपंच होता है, जो कि झगड़ा को सुलझाने के लिए आते हैं, और अगर सपोज उसमें दंडित पाए गए तो अधिक से अधिक वो क्या कर सकता है, 1000 का जुर्माना लगा सकता है, आगे कुछ नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 134 है, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है। तो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है, मुखिया को है। किसे है, मुखिया को है। ग्राम पंचायत में बैठक कौन बुलाएगा, मुखिया बुलाएगा, और अध्यक्षता भी कौन करेगा, तो मुखिया ही करेगा। नहीं, अध्यक्षता सरपंच करते हैं, बैठक तो मुखिया बुलाता है, लेकिन ये जो ग्राम कचहरी की बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो वह सरपंच करता है। अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच। बुलाता तो मुखिया है लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करता है। प्रश्न संख्या 135 है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 11 में। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। तो ये हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। क्या हो जाएगा, नागरिकता अधिनियम 1955, जो कि अनुच्छेद 11 के आधार पर नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसे है, संसद को है। मतलब नागरिकता तुम्हें दिया जाएगा ना दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, इससे कौन डिसाइड करेगा, संसद करेगा। किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 11 के अनुसार। संसद ने सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम कब लाया था, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। कब लाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, जिसमें नागरिकता को प्राप्त करने का 5 माध्यम बताया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता को प्राप्त करने का 5 माध्यम बताया गया था। प्रश्न संख्या 136 है, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल कितने मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 3 में 12 से 35 तक कुल कितने मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तो कुल 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। कितने मौलिक अधिकार, पहले तो 7 थे, अब कितने हो गए, 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन, समता का अधिकार, कहाँ लिखे, समता का अधिकार, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30, जगह तो नहीं है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ये 6 अधिकार दिए गए हैं। पहले तो 7 अधिकार थे, लेकिन एक अधिकार को हटा दिया गया तो हो गया 6 ही अधिकार बच गए। तो 137 नंबर
प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? यह किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 24 में लिखा है। किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 24 में लिखा है। और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करने का निर्देश राज्य को दिया गया है। मतलब हर हाल में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक देखभाल और शिक्षा देना ही देना है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 45 में दिया गया है। प्रश्न संख्या 138 है, किसने कहा है जब मनुष्य दूसरे के लिए जीता है तभी वह अपने के लिए भी जीता है? यह किसने कहा है? कडार सेठ ने कहा। किसने कहा है? कडार सेठ ने कहा। किसने कहा? प्रश्न संख्या 139 है, 139 है, किसने कहा है सदा सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है? यह किसने कहा? सेफलस ने कहा है। किसने कहा है? सेफलस ने कहा है। किसने कहा है सदा सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है? सेफलस ने कहा है। प्रश्न संख्या 140 है, न्याय शक्तिशाली के हित में है, यह किसकी युक्ति है? तो यह किसकी युक्ति है? थ्रैसिमेकस की युक्ति है। किसकी युक्ति है? थ्रैसिमेकस की युक्ति है। तो ये हो जाएगा, है इसमें तो नहीं, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यह किसकी युक्ति है? थ्रैसिमेकस की युक्ति है। 141 नंबर प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधी न्याय का सिद्धांत किस अवस्था में प्रचलित था? तो ये प्रारंभिक अवस्था में प्रचलित था। कब प्रचलित था? प्रारंभिक अवस्था में। अभी तो यह प्रचलित नहीं है, अभी तो संविधान से भारत चल रहा है। तो यह कब प्रचलित था? तो प्रारंभिक अवस्था में। 142 नंबर प्रश्न है, सामाजिक न्याय की सही परिभाषा तभी होगी जब धनी और गरीब के बीच खाई इतनी गहरी हो कि दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया में रहने वाले लगे। तो ये हो जाएगा सामाजिक न्याय की व्यवस्था। तो ये हो जाएगा बी नंबर आंसर, जब धनी और गरीब के बीच खाई इतनी गहरी हो कि दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया में रहने वाले लगे। तो फिर क्या होगी? सामाजिक न्याय की सही परिभाषा होगी। प्रश्न संख्या 143 है, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकार किया था? राष्ट्रसंघ की सभा ने? नहीं, महासभा ने स्वीकार किया था। किसने? राष्ट्रसंघ की महासभा ने स्वीकार किया था। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकार किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने स्वीकार किया था। प्रश्न संख्या 144 है, सामाजिक न्याय की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास सामाजिक न्याय की क्यों आवश्यकता है? तो दलित और अधिकारों से वंचित को फायदा होगा, ये सही है। समरसतापूर्ण समाज का निर्माण होगा, यह भी सही है। सामाजिक संपत्तियों का न्यायपूर्ण वितरण होगा। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो ये किस देश में लेते हैं? स्विट्जरलैंड में लेते हैं। कहाँ लेते हैं? स्विट्जरलैंड में लेते हैं, क्योंकि वह बहुत ही छोटा जनसंख्या वाला देश है, इसलिए वहाँ का लोग संविधान संशोधन करने में भाग लेते हैं। प्रश्न संख्या 146 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो संविधान में संशोधन और विषय वस्तु, तो संविधान 69वां संविधान अधिनियम 1991, संविधान अधिनियम 1991 द्वारा, तो ये हो जाएगा ए का 5। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। कैसे होगा? ए का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, छोटा पड़ रहा है। ए का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 75वां संविधान संशोधन,
तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए का 5, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147 है। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और इसे मिलाइए। तो सूची 1 और सूची 2, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। किसमें है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता किसे है? भारतीय संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 2 में है। उसके बाद मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अब प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना, तो बच गया 3। तो ये हो जाएगा ए नंबर 2 1 4 3। कौन सा हो जाएगा? 2 1 4 3। 148 नंबर प्रश्न है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जा सकते हैं। 149 नंबर प्रश्न है, प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितनी सज़ा देने की शक्ति होती है? तो प्रथम श्रेणी के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें 3 वर्षों की सज़ा 10,000 जुर्माना करने की शक्ति प्रदान होती है। क्या होती है? 3 वर्षों की जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं प्रथम श्रेणी के, वह कितने 3 वर्षों की सज़ा और 10,000 रुपया जुर्माना तक कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 3 वर्षों की सज़ा और 10,000 जुर्माना। और जो द्वितीय श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, यहाँ प्रथम है, जो द्वितीय श्रेणी के होते हैं, द्वितीय श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उसे 1 वर्ष की सज़ा और 5,000 जुर्माना। क्या? उसमें 1 वर्ष की सज़ा, 1 वर्ष सज़ा और 5,000 जुर्माना। प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितनी सज़ा देने के अधिकार है? 3 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपया जुर्माना। और जो द्वितीय श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उसे क्या? तो 1 वर्ष की सज़ा और 5,000 जुर्माना कर सकता है, सज़ा के रूप में दे सकता है। 150 नंबर प्रश्न है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो यह हो जाएगा 48 घंटे पहले चुनाव प्रसार बंद करना होता है। कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले चुनाव प्रसार बंद करना होता है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 में हमने चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। क्या? अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है 324 से 29 में? तो चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। और चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में चुनाव के लिए जिम्मेवार होता है। चुनाव आयोग क्या होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए जिम्मेवार होता है। तो फिर यहाँ है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद करना होता है तो कितने समय पहले? तो मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले ही बंद कर देना होता है। बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।